नमस्कार साथियों, आज हम लोग टोटलिटेरियनिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म अर्थात सर्वाधिकारवाद और निरंकुशता के बारे में बात करेंगे। अक्सर हम लोग इन शब्दों का प्रयोग समानार्थी के रूप में करते हैं। कभी हम उसको अधिनायकवाद कहते हैं, कभी हम तानाशाही कहते हैं, कभी निरंकुशता कहते हैं, कभी सर्वाधिकारवाद कहते हैं। अर्थात बहुत सारे नॉमेनक्लेचर्स हैं जो कि एक डिक्टेटरशिप को एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जो बहुत छात्रों ने इस बारे में जानने की कोशिश की कि क्या टोटलिटेरियनिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म अर्थात सर्वाधिकारवाद और निरंकुशता, क्या इसमें कोई फर्क है या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो आज इस बात पर चर्चा करते हैं कि टोटलिटेरियनिज्म में और अथॉरिटेरियनिज्म में क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, और इसको समझने के लिए हमें इन दोनों की समानताओं को भी समझना पड़ेगा और असमानताओं को समझना पड़ेगा, तभी हम इन दोनों का फर्क समझ पाएंगे। लेकिन टोटलिटेरियनिज्म अर्थात सर्वाधिकारवाद और अथॉरिटेरियनिज्म अर्थात निरंकुशता, इसको समझने के लिए हमें एक शब्द डिक्टेटरशिप या अधिनायकवाद को समझना होगा। और डिक्टेटरशिप या अधिनायकवाद एक ऐसे राज्य की नैतिक स्थिति को दर्शाता है, अर्थात एक ऐसी इथिकल पोजीशन ऑफ द स्टेट को दर्शाता है जिसमें कि राज्य और व्यक्ति के बीच का जो संतुलन है वो राज्य के पक्ष में बहुत ज़्यादा हुआ झुका दिखाई देता है। अर्थात एक ऐसी, जब हम डिक्टेटरशिप शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम एक जेनरिक शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं जो कि एक ऐसी राज्य की नैतिक स्थिति को बताता है जिसमें राज्य के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं या सभी शक्तियाँ होती हैं और व्यक्ति के पास अधिकार सीमित होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं। तो बस ये एक ऐसा डिक्टेटरशिप एक ऐसा टर्म है, अधिनायकवाद एक ऐसा टर्म है जिसको कि आपको एक मानना चाहिए कि ये एक जेनेरिक टर्म है। और इस जेनेरिक टर्म में जो इथिकल पोजीशन ऑफ द स्टेट है वो हैविली राज्य के पक्ष में झुकी हुई है, अर्थात राज्य को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और व्यक्ति को बहुत कम अधिकार प्राप्त होते हैं या अधिकार स्वतंत्रताएं ना के बराबर प्राप्त होती हैं। तो ये तो इसके बारे में एक चीज़ हम लोगों ने समझने की कोशिश की। अब जो दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये समझने की है कि इनको पहले अलग अलग समझते हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा कि भाई डिक्टेटरशिप एक प्रकार से जेनेरिक टर्म है। जब हम डिक्टेटरशिप शब्द का प्रयोग करते हैं और हम अधिनायकवाद शब्द का प्रयोग करते हैं या डिक्टेटरशिप का शब्द का प्रयोग करते हैं तो राज्य के पक्ष में शक्तियां बहुत ज़्यादा और व्यक्ति के स्वतंत्रताओं को बहुत कम हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था लागू है। लेकिन जब हम सर्वाधिकारवाद शब्द का प्रयोग करते हैं, सर्वाधिकार मीन्स टोटलिटेरियन, अर्थात एक ऐसी व्यवस्था जिसका नाम लेते ही आपके जहन में ये कौंधने लगता है कि एक ऐसी व्यवस्था की हम परिकल्पना कर रहे हैं जिसमें कि व्यक्ति का पूरा जो व्यक्तित्व है वो राज्य के कब्जे में है। सर्वाधिकारवाद अर्थात एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसी नैतिक स्थिति की हम परिकल्पना कर रहे हैं जिसमें व्यक्ति के हर प्रकार की स्वतंत्रता और हर प्रकार के अधिकारों पे राज्य का एक अधिकार होता है और बिना राज्य के उसका वो प्रयोग नहीं कर सकता है। इस प्रकार के टर्म को, ये जो सर्वाधिकारवाद शब्द है या जो टोटलिटेरियन जो शब्द है, इसको सबसे पहले इटली में मुसोलिनी ने इसको प्रयोग किया था 1920 के आसपास, और उसने अपने राज्य को फासिस्ट स्टेट अर्थात एक फांसीवादी राज्य की परिकल्पना की थी। और जब उसने एक फांसीवादी राज्य का नॉमेनक्लेचर दिया, उसकी संज्ञा दी कि भाई ये हमारा राज्य फांसीवादी राज्य है, तो एक प्रकार से वो टोटलिटेरियनिज्म या सर्वाधिकारवाद की अवधारणा का प्रतिपादन कर रहा था। और जो सर्वाधिकारवाद की अवधारणा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये व्यक्ति के पूरे सर्वांगीण व्यक्तित्व को
कंट्रोल करता है। आप जानते हैं कि पॉलिटिकल थियरी में जितने भी थियरीज आए हैं, जितने भी आइडियोलॉजीज आए हैं, वो सब के सब व्यक्ति और राज्य के बीच के संतुलन, शक्ति और स्वतंत्रता के बीच के संतुलन को बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं हैं, टोटलिटेरियनिज्म जो व्यवस्थाएं हैं, जिसमें कि फांसीवाद और नाजीवाद, ये प्रमुखतः ये दो विचारधाराएं आती हैं या दो ये स्ट्रीम्स आते हैं, ये व्यक्ति के पूरे सर्वांगीण व्यक्तित्व को कंट्रोल करती हैं। अर्थात व्यक्ति का जो वैयक्तिक जीवन है, वैयक्तिक स्वतंत्रता है, उसको नियंत्रित करते हैं। जो उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक जीवन है, उसको नियंत्रित करते हैं। उसके प्रजनन की जो शक्तियां हैं, उसकी क्षमताएं हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। और यहाँ तक कि वो व्यक्ति की नैतिकता को भी नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार से वो उसको किसी भी क्षेत्र में कोई भी स्वतंत्रता देना नहीं चाहते। इसीलिए इसका नाम टोटलिटेरियन है कि अर्थात वे सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं जो कि व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व को नियंत्रित करके अपने कब्जे में लेकर शासन व्यवस्था को चलाना चाहती हैं, व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता नहीं देना चाहती हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को हम टोटलिटेरियन या सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं कहते हैं। इसमें इसके स्टेट की पावर एकदम अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है, और नागरिक जो है वो राज्य की एकदम गुलाम होते हैं। राज्य की कृपा पे उनका जीवन चलता रहता है। और इसीलिए मुसोलिनी ने जब फांसीवाद की परिकल्पना की तो उसने इसको परिभाषित किया और कहा कि फांसीवादी अर्थात सर्वाधिकारवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि ऑल विद इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट। अर्थात एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सब कुछ राज्य के अंदर ही है, जो राज्य के बाहर कुछ नहीं है आपका अस्तित्व। राज्य की जो भी अस्तित्व है राज्य के अंदर है। अर्थात राज्य जो कहेगा, जो चाहेगा वैसा ही आपका जीवन होगा, उसके बाहर आप कोई कल्पना भी मत करिए। नथिंग आउटसाइड द स्टेट, अर्थात जो कुछ भी है वो राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। एंड नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, अर्थात राज्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं है। तो आप सोचिए कि व्यक्ति का जीवन राज्य केंद्रित हो गया है कि राज्य के अंदर ही जो कुछ आपको करना है वो करना है, राज्य के बाहर आपको कुछ नहीं करना है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। और राज्य के विरुद्ध तो आप सोचिएगा भी मत कुछ करने के लिए। तो इस प्रकार से आपका जीवन चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, सांस्कृतिक हो, कोई भी आपका जीवन का क्षेत्र हो, उसमें राज्य बाकायदा जो आदेश देगा उसी आदेश का पालन करके आपको अपने जीवन को चलाना है, अन्यथा आपको कोई जीवन नहीं जीना है। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं होती हैं, व्यक्ति या किसी भी संस्था को, समाज में जो भी संस्थाएं होती हैं उसे पूर्ण नियंत्रण रखने की कोशिश करती हैं। और इसके जैसे कुछ उदाहरण है कि प्रेस की सेंसरशिप होती है, वहाँ कोई स्वतंत्र प्रेस नहीं होता, और प्रेस की स्वतंत्रता भी तो होती ही नहीं है, और प्रो गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा बहुत होता है। गवर्नमेंट के पक्ष में ही सब कुछ कहा जाता है, गवर्नमेंट के विरुद्ध आप कुछ नहीं कह सकते। किसी प्रकार का समाज में आप गवर्नमेंट के विरोध में कोई बात नहीं कह सकते। पब्लिक डिसेंट आप नहीं शो कर सकते। किसी मीटिंग में, सभा में सरकार के विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते। सरकार जनसंख्या पे नियंत्रण करना चाहती है कि भाई जनसंख्या, हालांकि आजकल तो जनसंख्या विस्फोटक हो रही है, इसलिए बहुत सारे डेमोक्रेटिक रिजीम्स में भी इस संबंध में लोग सोच रहे हैं कि कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। लेकिन एक ज़माने में जबकि जनसंख्या का इशू नहीं था, वहाँ पे रेशियल प्योरिटी के लिए जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है कि हाउ यू विल रिप्रोड्यूस, दैट वाज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल, स्टेट कंट्रोल। इसी प्रकार से मिलिट्री में आपको बाकायदा कंपलसरी शासन वो सेवा करनी पड़ेगी, और किसी भी धार्मिक या सामाजिक ग्रुप को कंट्रोल करने या उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। और किसी प्रकार के सामाजिक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उस सामाजिक इंस्टीट्यूशन को भी कंट्रोल किया जाता है। अर्थात एक ऐसी सर्वाधिकारवादी, एक ऐसी डिक्टेटरशिप की व्यवस्था है, एक ऐसी अधिनायकवादी व्यवस्था है जिसमें आप ये परिकल्पना करिए कि अगर राज्य 100% अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है तो आप मुश्किल से 0% या 1%, 2% अपनी किसी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी दैट इज सब्जेक्ट टू द सुपरविजन एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। अब आइए देखते हैं कि इससे नीचे अथॉरिटेरियन मॉडल है। और अथॉरिटेरियन मॉडल, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि भाई अथॉरिटेरियन या निरंकुशता का जो शासन है, जिसमें निरंकुश जिसको कहा जाता है कि अंकुश विहीन शासन है, अर्थात
एक ये भी डिक्टेटरशिप है, अर्थात जो जैसा हम लोगों ने कहा कि जो डिक्टेटरशिप है वो एक जेनरिक टर्म है और उसके बहुत सारे ब्रांचेस निकले हैं। उसमें एक टोटलिटेरियन है जो सबसे ज़्यादा व्यक्ति के जीवन को और स्वतंत्रताओं को कंट्रोल करता है, और उसकी दूसरी ब्रांच है अथॉरिटेरियन जो वो भी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रताओं को कंट्रोल करता है, लेकिन थोड़े डिग्री का डिफरेंस होता है। तो अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो टोटलिटेरियनिज्म का थोड़ा सा डाइल्यूशन है। कैसे डाइल्यूशन है कि जो अथॉरिटेरियनिज्म होता है उसमें भी आप कह रहे हैं कि अथॉरिटी पे बल है, अर्थात एक प्रकार से सत्ता पे बल है कि जो शासक है, जो सत्ता में है, वो जो कहेगा उसकी बात को आपको मानना पड़ेगा। लेकिन इसमें राइडर क्या होता है कि ऐसी जो व्यवस्थाएं होती हैं जो जिसको कि हम कहते हैं कि भाई ये अथॉरिटेरियन हैं, निरंकुश हैं, अर्थात उन पर कोई अंकुश नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे आपके जीवन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो जब चाहे जिस क्षेत्र में चाहे जैसा चाहे आदेश आपको दे सकते हैं और आपको उसका पालन करना पड़ता है। लेकिन बाय एंड लार्ज जो अथॉरिटेरियन व्यवस्थाएं मॉडल्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वतंत्रताएं व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। तो टोटलिटेरियन में और अथॉरिटेरियन में एक फंडामेंटल डिफरेंस भी ये हो गया कि जहाँ टोटलिटेरियन क्षेत्र में या टोटलिटेरियन व्यवस्थाओं में व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होती है, वहीं पे जो अथॉरिटेरियन व्यवस्था है, निरंकुश जो व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें शासक अंकुश विहीन होता है, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के आवाज़ पे काम करने की या कुछ स्वतंत्रताएं पर्सनल डोमेन में होती हैं। और उसमें जो ख़ास बात यह है कि जो शासक दल होता है वो किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस को, स्वतंत्र भाषण की स्वतंत्रता को या पब्लिक पॉलिसीज़ को किसी भी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। उस पर कोई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, अर्थात वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, वो निरंकुश होता है। डेमोक्रेसी में और निरंकुशता में क्या फ़र्क है कि डेमोक्रेसी में आज अगर शासन कुछ भी करता है तो आप संसद से लेकर और सड़क तक सरकार का विरोध करते हैं, और हम लोग करते हैं भारत में। लेकिन जो अथॉरिटेरियन मॉडल्स हैं उसमें तो आप विरोध ही नहीं कर सकते, उसमें तो विरोध करना ही एक प्रकार से बहुत बड़ा अपराध है, गुनाह है, और सरकार कुछ भी नियंत्रण कर दे और सरकार किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। तो ये अथॉरिटेरियन मॉडल है जिसमें कि कार्यपालिका के पास असीम शक्तियां होती हैं, आपके पास बहुत ही लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम होती है, और स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ग्रुप्स और तमाम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का होता है। और गवर्नमेंट जो है जो भी सरकार के विरोध में चीज़ें होती हैं उस पर बहुत सारा नियंत्रण या प्रतिबंध लगाती है। तो टू सम अप कि अगर हमको कहा जाए कि भाई अथॉरिटेरियन अर्थात निरंकुश और टोटलिटेरियन अर्थात सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं में क्या समानता और क्या असमानता है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों में एक शासक होता है या एक शासक वर्ग होता है जो कि बहुत ज़्यादा शक्तियों का प्रयोग करता है, और दूसरा कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वो व्यक्ति को बहुत सीमित स्वतंत्रताएं देने की कोशिश करता है और अधिक से अधिक अपनी शक्तियों का संग्रहण करता है। ये तो कॉमन मॉडल हो गया। इसीलिए हमने कहा कि ये जेनरिक एक दोनों जो स्पीशीज हैं, एक स्पीशीज है टोटलिटेरियन सर्वाधिकारवादी और दूसरा स्पीशीज है आपका निरंकुशतावादी या अथॉरिटेरियन। लेकिन ये दोनों के जो बीज हैं उसको हम कह सकते हैं कि वो डिक्टेटरशिप से इमिनेट करते हैं, डिक्टेटरशिप से निकलते हैं। तो इसलिए दोनों ही ये समान है, दोनों ही एक ही जीनस की दो स्पीशीज हैं। इसके बावजूद चूंकि वो दो स्पीशीज़ हैं तो डिफरेंट स्पीशीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस तो होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सर्वाधिकारवाद है, टोटलिटेरियनिज्म है, वो व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व को कंट्रोल करता है, जबकि जो अथॉरिटेरियन है वो उसे थोड़ा सा पर्सनल अफेयर्स में या बिल्कुल पर्सनल स्पेस में उसको थोड़ी सी छूट देता है। वो उसका टोटल पर्सनल स्पेस, पब्लिक स्पेस वो टोटल कंट्रोल करता है, पर्सनल स्पेस भी लार्ज एक्सटेंट तक कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी कॉन्शियंस के मैटर में या कुछ और थोड़े बहुत मैटर्स में थोड़ी सी व्यक्ति को स्वतंत्रता अथॉरिटेरियन मॉडल में होती है। जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो टोटलिटेरियन व्यवस्था है, जो सर्वाधिकारवादी व्यवस्था है, उसमें आपकी स्वतंत्रता शून्य होती है, आपको कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। देयर वाज नो फ्रीडम एंड लिबर्टी इन फासिज्म, देयर वाज नो फ्रीडम एंड लिबर्टी इन नाजिज्म। तो फासीवाद और नाजीवाद जो व्यवस्थाएं हैं जो टोटलिटेरियन मॉडल का प्रतिनिधि करती हैं, उनमें हमको कोई स्वतंत्रता देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जो अथॉरिटेरियन मॉडल्स होते हैं, बहुत सारे जो विश्व के देश हैं वो लोकतंत्र अपने को कहते हैं
हैं, लेकिन उसमें भी अथॉरिटेरियन प्रवृत्तियां आपको दिखाई देती हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे देशों में तरह तरह के कानून बना के व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को नियंत्रित करने का, व्यक्ति के अधिकारों को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। कहीं उसका विरोध होता है, कहीं उसका विरोध नहीं हो पाता है। लेकिन जो चीज़ है वो ये है कि अथॉरिटेरियन मॉडल में टोटल कंट्रोल नहीं होता, लेकिन सरकार समय समय पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताओं को। तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि राज्य का जो प्रभाव है वो पूरे समाज पे एक प्रकार से फाइनल होता है, संपूर्ण होता है, जबकि राज्य का अथॉरिटेरियन मॉडल में, निरंकुशता वाली व्यवस्था में राज्य का प्रभाव उतना 100% नहीं होता है सामाजिक जीवन पे या व्यक्तिगत जीवन पे, उसमें थोड़ा सा स्पेस होती है। और जैसे कि मैंने बताया कि जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, अधिकार है, ये व्यक्ति को आपको अथॉरिटेरियन मॉडल में थोड़ा बहुत एंजॉय करने को मिलता है, लेकिन सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं में एंजॉय करने को बिल्कुल नहीं मिलता। तो इस प्रकार से ये डिफरेंस है कि आप ध्यान रखिएगा कि डिक्टेटरशिप एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसमें कि पावर राज्य के पक्ष में झुका होता है, व्यक्ति के पक्ष में नहीं झुका होता है। ये इसका जेनेरिक कॉन्सेप्ट है और इससे एक धारा निकलती है जो टोटलिटेरियन या सर्वाधिकारवादी कहलाती है, जो व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व को एक प्रकार से कब्जे में ले लेती है और उस पर अपना नियंत्रण रखती है। जबकि जो अथॉरिटेरियन ब्रांच है, जो दूसरी स्पीशीज है, वो भी उसकी प्रवृत्ति भी वही होती है, लेकिन वो पूरा व्यक्ति के सर्वांगीण जीवन को नियंत्रित नहीं करती। वैयक्तिक और थोड़ा सा जो पर्सनल जो स्पेस होता है उसमें वो व्यक्ति को थोड़ी सी छूट देती है। ये इन दोनों में फर्क है। तो मुझे आशा है कि डिक्टेटरशिप एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट के रूप में और टोटलिटेरियनिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म को एक स्पीशीज़ के रूप में आप हमेशा याद रखेंगे। और इसके बारे में अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, ज़रूर हमसे शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।